हेलो दोस्तों, एक टेट गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सी टेट में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जिन्हें नेगेटिव पॉजिटिव से हल किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? तो बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होगा? चलिए देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव से। जहां पर नेगेटिव केवल, मात्र, ही ऐसे शब्द आ जाएं, सिर्फ ऐसे शब्द आ जाएं वो नेगेटिव होते हैं। और जहां अवसर, विभिन्न, वैविध्य, वैकल्पिक, आदि शब्द आ जाएं वो पॉजिटिव होते हैं। पर्यावरण, आनुवांशिक, और दोनों एक साथ आ जाए तो और ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो इसमें पहले में केवल आ रहा है तो हमारा नेगेटिव हो गया, यानी ये आंसर होगा ही नहीं। जब नेगेटिव हो गया तो आनुवांशिकता पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें केवल आ रहा है। केवल आनुवांशिकता की बात कर रहा है, केवल पर्यावरण की बात कर रहा है। पर्यावरण पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ केवल की बात कर रहा है तो केवल हमारा नेगेटिव होता है। अगला है आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों। जब दोनों एक साथ आ गए हैं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। अवसर बहुत अच्छा पॉजिटिव होता है। जहाँ ना की बात करें, जहाँ आनुवांशिक और ना की बात करें कि ये प्रभावित नहीं करते हैं। हर चीज़ को वंशानुक्रम और पर्यावरण हर चीज़ को, हर वस्तु को प्रभावित करते हैं। चाहे शिक्षा हो, अधिगम हो, विकास हो, वृद्धि हो, कुछ भी हो, सभी चीज़ों को ये प्रभावित करते हैं। चाहे खाना पीना, स्वास्थ्य, कुछ भी हो, सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। चलिए ये तो हो गया नेगेटिव पॉजिटिव से। अब विकास के बारे में थोड़ी चीजें देखें तो विकास प्रभावित किस किस चीज़ से हो सकता है? प्रेरणा से विकास प्रभावित हो सकता है, वातावरण से, प्रदूषण से, परिवार, समाज, विद्यालय, अध्यापक, और जी अपना स्वास्थ्य से प्रभावित हो सकता है। अगर हमारा स्वास्थ्य खराब है या अच्छा है, उसी प्रकार का हमारा विकास होगा, वृद्धि होगी। यानी इन चीजों से ये प्रभावित होते रहते हैं। विकास प्रभावित और केवल मात्र ही नेगेटिव शब्द होते हैं। अवसर, विभिन्न, वैविध्य, वैकल्पिक, पर्यावरण, आनुवांशिक आदि ये पॉजिटिव शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा। प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? उसके क्या क्या कार्य हैं प्रगतिशील कक्षा के? कैसे हमें पता चलेगा ये प्रगतिशील कक्षा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, उन्मुख होता है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो आइए नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं कुछ। नेगेटिव जैसे मैंने बताया, केवल, निर्धारित करना, मानक, अंक, परीक्षा, पॉजिटिव देखें तो व्यवहारवादी, विभिन्नता, स्वयं करके, आदि। चलिए अब इसे देखते हैं। इसमें केवल आ गया तो ये हमारा कट जाएगा। केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, यानी मूक श्रवण आदि को प्राथमिकता देगा, लेकिन केवल उन्हीं को तो ऐसा नहीं है, बुद्धि लब्धि वालों को भी देगा। विशिष्ट बच्चों, विशिष्ट तो सारे ही बच्चे होते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो विशिष्ट ना हो किसी ना किसी प्रकार से। दूसरा है अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नता, पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव कोई शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर तो सेकंड हो जाएगा। अगला देखते हैं अंक।
अंक ये नेगेटिव शब्द है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ अंक आ जाए, परीक्षा आ जाए, ऐसी चीजें आ जाएं तो समझ लेना वो नेगेटिव शब्द है, तो ये नेगेटिव हो गया। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत बिल्कुल पॉजिटिव शब्द है। इधर निर्धारण की बात कर रहा है तो निर्धारण हमारा नेगेटिव है, तो इसी को हम काट देंगे। किसी चीज को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि तुम इसी तरीका से सीखोगे, इसी तरीका से पढ़ोगे, इसी तरीका से अधिगम करोगे। अब हम बात कर लें थोड़ी सी प्रगतिशील कक्षा की। इसमें तो हमारा आंसर हो गया अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना। चलिए अब थोड़ी सी प्रगतिशील कक्षा की बात करते हैं। प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रगतिशील कक्षा के लिए पहला शब्द है बाल केंद्रित। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है प्रगतिशील कक्षा के लिए। अगर प्रगतिशील कक्षा बनानी है तो हमें यह शब्द जरूर देखना चाहिए कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, यानी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह बिल्कुल सही है। अगर यहां बच्चों के अनुसार कार्य करना, ये दो वाक्य हो गए। पहला हो गया बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, दूसरा हो गया बच्चों के अनुसार कार्य करना। अगर बच्चों के अनुसार कार्य किया जाएगा तो ये बिल्कुल हमारा नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। बाल केंद्रित शिक्षा नहीं हो सकती अगर बच्चों के अनुसार कार्य करेंगे। बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करना, ये बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे होंगे इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो बच्चों के अनुसार अगर कार्य करेंगे तो बच्चे कभी पढ़ने को कहेंगे ही नहीं, सीखने को कहेंगे नहीं। उन्हें ऊधम चाहिए, खेल चाहिए, आदि आदि चीजें चाहिए जिससे क्लास में ऊधम बनता रहे। वो कहेंगे नहीं सर इस घंटे में हमें खिलाओ, खेल खिलाओ। तो क्या बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी? फिर अगले घंटे में कहेंगे नहीं सर अगले घंटे पढ़ लेंगे, इस घंटे में भी थोड़ी कथा सुना दो, कहानी सुना दो। पाठ्यक्रम का भाग है लेकिन बच्चे अपने अनुसार करेंगे तो बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे। अगर हम बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे, पहले उनका अवलोकन करें। अवलोकन यानी कि उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, उनकी जांच पड़ताल करें कि बच्चे की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता क्या है? क्या यह दृष्टिबाधित है या मूक बधिर है? यह किस तरीका का बच्चा है? इसके लिए कोई सामग्री की तो आवश्यकता नहीं है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो सकती है? यह पिछड़ा तो नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर तो नहीं है। ये सारी जांच करके उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, वही बाल केंद्रित शिक्षा है। अब जैसे मान लीजिए दृष्टिबाधित बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ब्रेन लिपि का उपयोग करेंगे, ऑडियो यानी कि श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। जो श्रव्य सामग्री है ऐसी सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे। अब इसी में आंशिक रूप से यदि कोई वंचित है, एक तो दृष्टिबाधित हो गया, इसके लिए ब्रेन लिपि और ऑडियो वाली क्लिप आदि की हम सामग्री की व्यवस्था करेंगे। इसके बाद अगर आंशिक रूप से आ गया कि कम ही अंधा है, कम दृष्टिबाधित है, आंशिक यानी कम दृष्टिबाधित, तो उसके लिए ब्रेन लिपि थोड़ी ही आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे चश्मा, लेंस, ऐसी चीजों की, ऐसी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कम आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, उसके लिए हम चश्मा और लेंस देंगे, तो उसकी बाल केंद्रित शिक्षा यहां पर हो गई, यानी कि उसे आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। इसी के लिए ब्रेन लिपि नहीं है, उसके लिए तो चश्मा और लेंस की जरूरत है। इसी को हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, ना कि बच्चों के अनुसार कार्य करना। ये बिल्कुल नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में यानी प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक एक निर्देशक होगा, साधन होगा। शिक्षक एक निर्देशक होगा, साधन होगा। ऐसी प्रगतिशील कक्षा में अगर मातृभाषा को सम्मान दिया जा रहा है तो वो प्रगतिशील कक्षा होगी। मातृभाषा को सम्मान दिया जा रहा है, बहुभाषा को सम्मान दिया जा रहा है,
तो वो प्रगतिशील शिक्षा होगी। यदि हम सम्मान नहीं देंगे, बहुभाषा को हीन भावना से देखेंगे, बच्चों की अलग अलग भाषाओं को हीन भावना से देखेंगे, कहेंगे कि तुम अलग अलग भाषा है तुम्हारी, तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तो क्या वो प्रगतिशील कक्षा हो जाएगी? अगर सभी बच्चे अलग अलग भाषाओं वाले हैं, कोई उर्दू वाला, कोई इंग्लिश वाला, कोई हिंदी वाला, सभी की भाषाओं को हम अगर सम्मान देंगे, सभी की भाषाओं को हम साधन के और सामग्री के रूप में देखेंगे, बहुभाषा को सम्मान करना चाहिए। साधन, संसाधन, सामग्री, विधि, ऐसी अगर हम बहुभाषा को विधि मानकर पढ़ेंगे, विधि मानकर सीखेंगे कि जैसे अगर भाषा की क्लास है तो उसे हम कैसे प्रयोग करें, भाषाओं को अलग अलग तरीके से हम कैसे प्रयोग करें, जैसे कि सभी एक दूसरे की भाषा सीखें, तो हमारी बहुभाषा साधन हो गई, संसाधन हो गई। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिक संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए। तो एक सुसाध्य अधिगम को सुचारू रखने के लिए कैसा प्रयोग करना चाहिए, जिसमें संकल्पों का प्रगतीकरण और जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चौथा है जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति को बढ़ावा दे। आइए नेगेटिव पॉजिटिव देखते हैं। देखिए जटिलता से नेगेटिव, जटिलता से सरलता, ये नेगेटिव होता है। अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो पहले कठिन चीजों को नहीं सिखाएंगे, कठिन को नहीं सिखाएंगे, कठिन से सरल, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष। हम ऐसे बच्चे को नहीं सिखाएंगे, ना सिखा पाएंगे। डायरेक्ट अप्रत्यक्ष चीज़ों को सिखाएं कि तुमने, अगर वो किसी गांव का बच्चा है और उससे कहो कि तुमने शहर की गलियां देखी हैं, तो उसे क्या मालूम कैसे हो। पहले उसे अपने उसके गांव की चीज़ों को सिखाइए, उसके बाद शहर की चीज़ों को सिखाइए। पहले अपने राज्य की चीज़ों को सिखाइए, फिर दूसरे राज्य की चीज़ों को सिखाइए। जो प्रत्यक्ष रूप से देख चुका है ऐसी चीज़ों को सिखाइए। तो अधिगम कैसे होगा? सरलता से जटिलता की ओर, सरल से कठिन की ओर। पहले सरल चीजों को सिखाइए, फिर कठिन चीजों को, अमूर्त से मूर्त से, अमूर्त की ओर। जैसे मूर्त यानी जो हमारे समक्ष है, ठोस है, ऐसी चीज़ों को सिखाइए, फिर अमूर्त चीज़ों को सिखाइए यानी कल्पनात्मक चीज़ों को सिखाइए। पहले मूर्त चीज़ों को सिखाइए, फिर अमूर्त यानी कल्पनात्मक चिंतनात्मक चीज़ों को सिखाइए। पहले ज्ञान, जो बच्चों को ज्ञान है उन चीज़ों के बारे में पढ़ाइए कि तुमने ये सीखा। पहले पूर्व ज्ञान को, अज्ञान की ओर जाइए, अज्ञात की ओर जाइए, यानी कि उन्होंने ज्ञात नहीं है, जो पहले ज्ञान है उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसी से जोड़कर अगली चीजों को बढ़ाइए, यानी अज्ञात की ओर बढ़ाइए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर बढ़ाइए। ये हो गया पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव, ये ऊपर वाले नेगेटिव। यानी कि हम ज्ञान देंगे तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर देंगे, ना कि अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर। आइए इसमें देखते हैं जिस संकल्पों का प्रगतीकरण, यहां तक तो सही है, आगे दिया जटिलता से सरलता की ओर, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जब हम ज्ञान देंगे तो पहले बच्चे को पूर्व ज्ञान को जोड़ेंगे, पूर्व ज्ञान की जानकारी लेंगे, उसमें अगला ज्ञान जोड़ेंगे, तभी बच्चे की सुसाध्य और अच्छा अधिगम होगा। तो हमारा ये तो कट गया पहला। अगला है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। मैंने बताया है प्राथमिकता जहां आ जाए वो नेगेटिव होता है। विभिन्न चीजों को, विभिन्न वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि किसी एक चीज को केवल अपसारी चिंतन के लिए ही पढ़ाते रहेंगे। तो अपसारी चिंतन के लिए कथा कहानी यानी जो अज्ञात है, अमूर्त चीजें हैं, उन्हें सिखाएंगे तभी परिकल्पना यानी अपसारी चिंतन बढ़ता है। अगर ऐसी ही चीजों को हम पढ़ाते रहेंगे केवल, तो बच्चों का मानसिक जो संतुलन है वो खराब हो जाएगा, केवल कल्पना ही करते रहेंगे और कुछ नहीं। तो हमारा प्राथमिकता ना दे किसी को, प्राथमिकता हमारा नेगेटिव होता है।
विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध स्थापित करना। पॉजिटिव शब्द होगा हमारा किसी के बीच, विभिन्न चीजों के बीच संबंध स्थापित। संबंध स्थापित की बात करें तो हमारा पॉजिटिव है। खोजने की बात करें तो हमारा पॉजिटिव है, खोजना, अन्वेषण करना आदि चीजें हमारी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ खोजने को महत्व दे रहा है, पॉजिटिव है। विभिन्न संबंधों के बीच स्थापित कर रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की बात करें वो नेगेटिव होता है। प्रतिद्वंद्विता की बात करें, प्रतिद्वंद्विता के लिए हम, प्रतियोगिता के लिए हम, परीक्षा के लिए हम नहीं पढ़ाते, नहीं ज्ञान देते, तो हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा। जहाँ प्रतिद्वंद्विता की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, परीक्षा की बात करें, उससे तुरंत हमें काट देना चाहिए। अभ्यास शब्द नेगेटिव होता है। अभ्यास शब्द के बारे में बता दूं, अभ्यास, जहां अभ्यास करने की, दोहराने की बात करें, उसे तुरंत काट देना चाहिए। केवल एक स्थान को छोड़ करके जहां खेल की बात करें, केवल अभ्यास से, खेल केवल अभ्यास से ही सकारात्मक अच्छा होता है, बढ़िया होता है, जिसे खेलने लायक हो। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही खेल हमारा निखरेगा। तो यह खेल की बात करें वहीं अभ्यास सही होता है, अन्यथा हर जगह अगर अभ्यास करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, पेडागोजी में गलत हो जाएगा। जहाँ खेल की बात करें वहाँ अगर अभ्यास की बात दे रहा है तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं पर, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम समापन पर, दंड आधारित कठोर अनुशासन पर। तो हम इसे दो तरह से करेंगे। आपकी मानसिक क्षमता भी जानना चाहता है सीटेट की, आपकी मानसिक क्षमता कैसी है, तो यहाँ पर दे देता है किसको। अब इसमें हम वाक्य को अगर पूरा करेंगे, केवल वाक्य से ही आंसर हो जाएगा कि वाक्य को कैसे सही किया जाए। किसको, तो किसको यहाँ आ रहा है तो आंसर में जहाँ किसको होगा वही आंसर हो जाएगा। ऐसे भी 2-3 क्वेश्चन दे ही देता है पूरे सीटेट के एग्जाम में, 3 या 4-5। एक तो पर्यावरण में दे देता है, साइकोलॉजी में दे देता है कि उसकी मानसिक क्षमता कितनी है, जो एग्जाम दे रहा है उसकी मानसिक क्षमता जानने के लिए वो दे देता है। अब इसमें वाक्य पूर्ति किसकी होगी, तो आइए देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापिका निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षा पर महत्व देती है। तो किसको होना चाहिए, यहाँ को आए वो आंसर देना चाहिए। इसने पर लिखा है, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम समापन पर, तो यहाँ पर भी पर है, जहाँ किसको आए वहीं पर आंसर होना चाहिए। दंड आधारित कठोर अनुशासन पर, यह तो हो गया मानसिक स्थिति से। ऐसे ही कई क्वेश्चन हो जाते हैं सीटेट में, देता है बहुत सरल क्वेश्चन देता है, केवल आपका मानसिक संतुलन देखता है कि कहाँ पर कितना आपको क्या क्या कर रहे हैं। तो किसको, यहाँ पर किसको शब्द है, तो जहाँ को आए वही आंसर होगा। ऐसे कई क्वेश्चन दे देता है सीटेट, हर बार देता है। चलिए अब नेगेटिव पॉजिटिव से देखते हैं। जहां लगातार, निरंतर अभ्यास, ऐसी चीजें दे तो वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव शब्द है, उसे पॉजिटिव नहीं कर सकते। केवल अभ्यास और लगातार आदि चीजें केवल खेल में प्रयोग होती हैं, ना कि किसी अन्य जगह। जहां परीक्षा की बात करें उसे काट देना चाहिए। अंक, परिणाम, ऐसी चीजें आए उन्हें तुरंत काट देना चाहिए। पाठ्यक्रम के समापन की बात करें तो वो तुरंत नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी प्रक्रिया में, किसी भी पाठ्यक्रम विधि में हम समापन पर जोर नहीं दे सकते। जल्दी जल्दी कार्य करें और समाप्त करें, ऐसा नहीं है। बच्चे के अधिगम को कराना है जो स्थायी रूप से हो, ऐसे अधिगम को कराना है। तो जहाँ पाठ्यक्रम की बात करें, उसे समापन की बात करें, उसे तुरंत काट देना चाहिए। दंड या पुरस्कार की बात करें, उसे काट देना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे पुरस्कार क्यों काटा जाए। पुरस्कार काटा जाता है, केवल एक ही पुरस्कार रखा जाता है, सकारात्मक पुरस्कार। पॉजिटिव होता है सकारात्मक पुरस्कार। सकारात्मक पुरस्कार कैसा होता है, जिसमें लालच का कोई कारण ना हो। जैसे अगर कोई कार्य किया है
तो अगर गलती की है तो उसे दंड नहीं देंगे, उससे कहेंगे तुमने अच्छा किया है और अच्छा कर सकते हो। अगर हम इसमें ऐसे करें तो क्या आंसर आएगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट उसे गलत बता देंगे, गलत बताना ऐसी चीजें नेगेटिव होती हैं। उससे कहेंगे अगर उसने आंसर गलत भी दिया है तो उससे कहेंगे तुम इसमें इतने जोड़ो तो कितना आंसर आएगा, अगर तुम इस तरीके से करोगे तो कैसा रहेगा, तुमने बहुत अच्छा किया है और प्रयास करो और अच्छा करोगे, ऐसे कहेंगे। वही सकारात्मक पुरस्कार होता है। और इसी को ताली थपथपाना, ताली बजवाना, क्लास में कोई कार्य अच्छा कर दिया ताली बजाना, पीठ थपथपाना आदि सकारात्मक पुरस्कार होता है। अगर टॉफी आदि या पेन आदि कुछ देंगे तो वो लालच हो जाएगा। लालच अगर हम दे रहे हैं तो नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया है दंड और पुरस्कार नेगेटिव होता है। अनुशासन की जहां बात करें, कठोर की बात करें, नियंत्रण की बात करें, उसे अध्यापक केंद्र की बात करें, केंद्रित की बात करें, तो वो नेगेटिव होते हैं, उन्हें पॉजिटिव बिल्कुल नहीं हो सकता। उन्हें देखते ही हमें ऑप्शनों को काट देना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पर दंड दे दिया तो हमारा ये नेगेटिव हो गया दंड से। यहाँ कठोर दे दिया, ये बिल्कुल नेगेटिव हो गया। अनुशासन, ये तो सबसे ही नेगेटिव कोई ऑप्शन है, तो ये हमारा चौथा है। पहला निरंतर की बात कर रहा है, वस्तुनिष्ठ पॉजिटिव होता है। अपसारी, ये सब तो पॉजिटिव होते हैं। परीक्षा की बात करें, उसे तुरंत काट देना चाहिए, इसमें भी दो नेगेटिव आ गए, तो इसे वस्तुनिष्ठ पॉजिटिव है। अब कह रहे होंगे वस्तुनिष्ठ एक ही तरीका सिखाया जाता है, पॉजिटिव कैसे नहीं है? पॉजिटिव इस तरीका से है क्योंकि अगर हम क्वेश्चन देंगे तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, 2 से अधिक ऑप्शन दिए जाते हैं जिस ऑप्शन क्वेश्चन में, उसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कहते हैं। तो हम जब देंगे तो बच्चा 2-3 चीजें या 4 ऑप्शन देंगे, 4 चीजों को अलग अलग तरीका से सीखेगा, तो हमारा वस्तुनिष्ठ इसलिए सही होता है। एक ही तरीका अगर अपनाया जाए तो वो चीज गलत होती है। वस्तुनिष्ठ में 3-4 चीजें होती हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, तो वो बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाएगा उस क्वेश्चन को देखे कि ये कौन सा हो सकता है, कौन सा आंसर है। सभी चीजों को सोचेगा, पढ़ेगा, तो उसमें तर्कशीलता आएगी, परिकल्पना आएगी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों से। इसलिए वस्तुनिष्ठ पॉजिटिव में है, ना कि नेगेटिव में। ज्ञान की सक्रिय संरचना, जहां सक्रिय संरचना के सक्रिय भागीदारी की बात करें, संरचना या भागीदारी संदर्भानुसार, यह सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। तो सक्रिय जहां बात आ जाए पॉजिटिव है। प्रक्रिया को संरचना, प्रक्रिया को संरचना जहां आ जाए बिल्कुल सही है। रचनात्मक संरचना, ऐसी चीज आ जाए पॉजिटिव है। इसलिए हमारा आंसर ये हो गया। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम समापन पर, यहाँ समापन की बात कर रहा है थर्ड में, यहाँ पर इस दंड और कठोर अनुशासन की बात कर रहा है, तो हमारी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो गया सेकंड। अब हम बाल केंद्रित शिक्षा की अगर बात करें थोड़ी सी, तो बाल केंद्रित शिक्षा हमारी कैसी होती है? मैंने अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि बच्चों के अनुसार कार्य करना। यह नेगेटिव है बच्चों के अनुसार करना। पॉजिटिव यह है बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करना। बच्चा किस चीजों से, किन वस्तुओं से अच्छा सीखेगा, किस तरीके से अच्छा सीखेगा, किस विधि से अच्छा सीखेगा, वही विधि अपनाएं, वही बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चे को रुचि प्रदान करें, अधिगम में रुचि हो, इसीलिए तो रुचि के लिए ही तो आनंददायक हो, सामग्री कैसी हो, आनंददायक हो, तभी तो हमारा पाठ्यक्रम अधिगम अच्छा होगा। इसीलिए तो ये कथा, कहानी, खेल आदि जोड़ा गया है। कथा, कहानी, खेल आदि, नाटक आदि इसीलिए तो जोड़ा गया है कि बच्चों को साथ ही साथ रुचि बनी रहे। अगर बच्चा कोई रुचि नहीं ले रहा है तो उस तरीकों को बदल देना चाहिए, उस अधिगम के तरीके को बदल देना चाहिए। अगर बोरिंग हो रहा है, जैसे मान लीजिए बाल केंद्रित शिक्षा में 2 बच्चे आते हैं, एक तो आता प्रतिभाशाली, जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है,
और एक होता है 100 से कम वाला, सामान्य बुद्धि से भी कम। दोनों है, सामान्य है और 130 वाला है। अब इसके लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? इसको सरल चीजें अच्छी नहीं लगती। जिस प्रतिभाशाली होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर हो, उसे सरल चीजें नहीं अच्छी लगती, और इससे सरल चीजें अच्छी लगती हैं। तो बताइए, इनका संतुलन बिठाने के लिए जिस सामग्री का प्रयोग किया जाए, दोनों को अच्छा लगे, दोनों को अधिगम अच्छा लगे, अगर उस चीजों को, उस वस्तु का प्रयोग किया जाए, तो हमारा अधिगम कैसा होगा? बिल्कुल बाल केंद्रित होगा, सकारात्मक होगा। सकारात्मक होगा, प्रगतिशील होगा। अगर दोनों का बीच संतुलन बिठा दिया, दोनों को अच्छा लग रहा है, तो हम मान लीजिए हम प्रगतिशील कक्षा में हम प्रवेश कर चुके हैं, प्रगतिशील कक्षा को हम धारण कर चुके हैं, प्रगतिशील कक्षा में हम अधिगम प्राप्त कर रहे हैं। यदि दोनों का बीच संतुलन नहीं बैठ पा रहा है, एक चीज इसे बोरिंग लग रही है और इसे अच्छी लग रही है, तो समझ लीजिए हम संतुलन नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं है। तभी हम अंतर्गत होंगे जब दोनों के बीच सामंजस्य बैठाएंगे, दोनों को अच्छा लगे। तब क्या करना होगा? हमें दोनों को एक साथ बिठा दीजिए, परस्पर अधिगम, परस्पर चर्चा का अवसर दे दीजिए। अब अपने आप एक दूसरे को अच्छा लगने लगेगा, एक दूसरे से समझ जाएंगे, फिर उस अधिगम को आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ाइए, आगे अधिगम कराइए। यही प्रगतिशील कक्षा है, यही बाल केंद्रित कक्षा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो किस प्रकार हम सुसाध्य कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, दूसरा है अध्यापक केंद्र शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण द्वारा। मैंने बताया है नेगेटिव जब शब्द की बात करें तो केवल सबसे बड़ा नेगेटिव शब्द है केवल। अध्यापक केंद्र मैंने अभी बताया था, दोहराना की बात करें, कंठस्थीकरण की बात करें, स्मरण की बात करें, याद की बात करें, ये आदि चीजें, लगातार की बात करें, ऐसी चीजें नेगेटिव होती हैं। अन्वेषण, खोज, नए तरीके अपनाना, स्वयं करके सीखना, अवसर देकर के सीखना, चर्चा, परिचर्चा। चर्चा परिचर्चा का मतलब हो गया, परिचर्चा का मतलब होगा सभी प्रकार की चर्चाओं पर हम बल दें। ऐसी चीज़ों के जब हम अवसर देंगे तो हमारा अन्वेषण, हमारा ज्ञान, हमारी सृजनात्मकता अच्छी होगी। चलिए देखते हैं, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बिल्कुल सही है। अध्यापक केंद्र की जहां बात करें उसे हमें काट देना चाहिए, बिल्कुल गलत होता है, किसी प्रकार से यह सही नहीं हो सकता। लगातार की बात करें, कोई कार्य लगातार नहीं किया जा सकता। अगर हम लगातार करेंगे तो बच्चा बोरिंग महसूस करेगा, बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे दोहराओ, तो दोहरा कर भी अगर कहेंगे तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे को नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर कहेंगे तुम इसे दोबारा करो, तुमने गलती कर दी, तो बच्चे को गलत लगेगा, उसे हीन भावना पैदा होगी। केवल की जहाँ बात करें बिल्कुल गलत होता है। अनुकरण बिल्कुल सही होता है, अनुकरण द्वारा हम सीख सकते हैं, अनुकरण से हम कर सकते हैं, ना कि केवल अनुकरण से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए ये तो हो गया नेगेटिव पॉजिटिव से पहला सही है। अब इसमें सृजनात्मकता की बात करें तो समझ लीजिए कि जहाँ मैंने बताया है सृजनात्मकता को ही अपसारी कहते हैं, इसे ही आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं, यानी कि फैला हुआ। और जहां अभिसारी की बात करें वो नेगेटिव होता है, अभिसारी, और एक अपसारी होता है। अभिसारी नेगेटिव होता है। कल्पना, परिकल्पना, संरचनात्मक, रचनात्मक, स्वयं करके, ये चीजें होती हैं। इसी को हम सृजनात्मकता कहेंगे, इसी को अपसारी कहेंगे, इसी को आउट ऑफ बॉक्स कहेंगे, इसी को अमूर्त चिंतन वाला कहेंगे। इसी को तार्किक कहेंगे,
ये सभी शब्द एक ही है सीटेट में, एनसीईआरटी में, इसी को बढ़ावा दिया जाता है एनसीईआरटी के अनुसार। अब बढ़ावा हम किस तरीके से देंगे, किस प्रकार से देंगे, तो प्रकार है हमारा इसमें इसीलिए जोड़ा गया है कि कथा, कहानी, नाटक, अनुभव, वास्तविक जीवन, वास्तविकता, स्वयं करके सीखना, पूर्व ज्ञान आदि चीजों को इसीलिए जोड़ा गया है कि सृजनात्मकता बढ़े, परिकल्पना बढ़े और रुचि बढ़े, आनंद बढ़े, रुचि ले, आनंददायक हो पाठ्यक्रम हमारा, इसीलिए इन चीज़ों को जोड़ा गया है। सबसे पहले अगर किसी को जोड़ा गया है तो सृजनात्मकता के लिए, अवसरी चिंतन के लिए इन चीज़ों को जोड़ा गया है। फिर जोड़ा गया बच्चा रुचि ले, आनंददायक पाठ्यक्रम बने और बच्चा अधिगम अच्छा करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।